दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। आप में से कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे क्योंकि मैं करीब 5 साल यहाँ पर द्वारका में दिल्ली में अपने घर के पास एक बच्चों के लिए स्कूल चलाता था, जे कॉलोनी सेक्टर 3 में। तो वो अभी स्कूल पिछले करीब 2 साल से बंद पड़ा हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, और मैं उसको दोबारा शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास कुछ फंड्स की भी कमी है, और कुछ ये कोरोना वायरस और जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, इसकी वजह से स्कूल भी बंद ज़्यादातर रहते हैं। और अ, जो और भी ऑफिसेज वगैरह हैं वो भी सारे बंद रहते हैं। इसलिए मुझे दोबारा अपना स्कूल शुरू करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो अब मैंने सोचा है, बीच में एक दो बार पहले भी मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दूं, लेकिन वो मॉडल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों के पास, कईयों के पास फ़ोन नहीं है, कईयों के पास उस टाइम पर वो आ नहीं सकते जिस टाइम पर मैं क्लास लगाता हूँ। तो वो सिस्टम दैट कुड नॉट सक्सीड, वो सिस्टम नहीं चला जो मैं ऑनलाइन क्लासेस लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जैसे ही ये 2022 का साल शुरू हुआ है, आज जैसे 3 जनवरी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो लेसन्स हैं वो वीडियो के ऊपर डाल दूं, ताकि जब भी बच्चों को टाइम मिले वो मेरे लेसन सुनकर वो सीख सकें जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। वैसे तो ये थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि जितनी देर तक क्लास में इंटरेक्शन नहीं होती उतनी देर तक समझना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी, क्योंकि क्लासेस तो लग नहीं रही हैं, फिजिकल क्लासेस यानी कि क्लासरूम में क्लास नहीं लग रही है, तो हम ये मेथड यूज़ करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये सक्सेसफुल हो। और जो बच्चे समझ नहीं पाएंगे वो मुझे फ़ोन पर, पहले तो मैं ज़्यादातर अपना फ़ोन बंद रखता था, लेकिन आजकल मैं काफ़ी देर फ़ोन अपना खुला रखता हूँ। तो वो मुझे फ़ोन पर कांटेक्ट करके जो डाउट्स हैं उनके, जो उनको समझ नहीं आया इस तरह से क्लास में, तो वो मेरे से फ़ोन पर पूछ सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको अपने इस स्कूल के बारे में बताता हूँ जो मैं वहाँ जे कॉलोनी में चला रहा था 5 साल। तो वहाँ पर जो पढ़ाई का सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके लिए मैंने अपना एक सिलेबस बनाया है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क। कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क अपना सिलेबस बनाया है, जो वो इसलिए बनाया है क्योंकि जो स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है उससे आपको पता होगा किसी की जॉब नहीं लगती है। लोगों के हाथ में बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, लेकिन उन डिग्री को दिखाकर कहीं भी जॉब नहीं है, ना सरकारी में है ना प्राइवेट में है, क्योंकि उन डिग्रीज में जो पढ़ाया जाता है वो किसी को भी, सरकार के पास तो जॉब्स ही नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब है, प्राइवेट कंपनीज में अगर जॉब है, तो वहाँ पर उन डिग्रीज में या स्कूल या कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है उसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। इसीलिए किसी की भी जॉब आजकल लग नहीं रही है। आपने कई जगह पर इंटरनेट के ऊपर देखा होगा, वीडियोस भी देखे होंगे कि लोगों के हाथ में बहुत बड़ी 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 डिग्रीज हैं, जैसे एमबीए, एमसीएस, पीएचडीज, लेकिन वो पीएन छोटी से छोटी जॉब करने के लिए भी तैयार हैं, फिर भी जॉब नहीं मिल रही है। 30-30 जॉब्स के लिए 11-11 हज़ार एप्लीकेशंस आ रही हैं। 700 जॉब के लिए 7.5 लाख एप्लीकेशंस आ रही हैं, फिर भी जॉब नहीं है। अगर किसी की जॉब लग भी जाती है तो उनको पैसे नहीं मिलते टाइम पर नहीं मिलते या मिलते ही नहीं है। तो इसलिए लोग फिर स्ट्राइक करते हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल बेकार है, किसी के काम नहीं आएगा। आप अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर रहे हो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर। इसलिए मैंने ये अपना एक नया सिलेबस बनाया है, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क, जो हर एक बच्चे को, जो प्राइमरी से लेकर
सेकेंडरी तक, यानी कि शुरू से लेकर जो स्कूल तक 12वीं क्लास की पढ़ाई होती है, जो भी बच्चे वहां पर जा चुके हैं या जा रहे हैं, सबके लिए ये जो कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क है वो उनके लिए काम आएगा। तो मैंने उसके लिए अपनी ये बुक भी लिखी है, मैं बुक्स और भी लिखता हूँ, तो ये मैंने अपनी बुक भी लिखी है, इसका नाम है माई कंपेनियन माई बुक, या मेरा साथी मेरी पुस्तक। इसमें इसको अगर, ये सिर्फ 32 पेजेस की बुक है, तो इसको अगर कोई पढ़ लेगा तो उसको जो वहां पर स्कूल में 12th तक पढ़ाया जाता है वो सारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 32 पेज की, ये देखने में वैसे 32 पेज की लगती है, लेकिन थोड़ी सी ये इसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी घर में और यहाँ क्लास में भी। जो बच्चे ऑनलाइन देख सकते हैं तो वो ऑनलाइन क्लास में ऐसे देखकर मैं सारा तरीका आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपने पढ़ना है। तो इस बुक में अब 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स इस बुक से मैं सारा पढ़ाऊंगा। और इस बुक का ये इंटरनेट पर भी है, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। जो बच्चे चाहते हैं अपने घर में उसको डाउनलोड कर रहे हैं, उसकी प्रिंट करवा कर अपने घर में रख लें। उससे जब मैं पढ़ाऊं तो वो अपने घर में उस बुक को खोल लें, और यहाँ मैं खोल लूंगा तो उससे वो सीख सकते हैं। तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? मॉरल एंड बिहेवियरल एजुकेशन, यानी कि आपने किस तरह से लाइफ में रहना है, किस तरह से घर में या घर के बाहर किस तरह से बिहेव करना है, अच्छी तरह सबसे बोलना है और कोई गलत काम नहीं करना है, वो सारा इसमें सिखाया जाएगा। कि मॉरल एंड बिहेवियरल, मॉरल मीन्स नैतिक, और बिहेवियरल मीन्स आपका शिष्टाचार शायद कहते हैं इसको, एजुकेशन। दूसरा है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे लोग जितना मर्जी ये जो पॉलिटिशियंस है ये कहते रहे कि इंग्लिश जरूरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश के अगर आपको नहीं आती तो देर इज नो जॉब फॉर यू। इंग्लिश के बिना जॉब लगनी बहुत मुश्किल है, वैसे ही कंपटीशन बहुत हार्ड है इस वक्त बाहर, तो इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। ये एक प्री रिक्विजिट है। किसी प्री रिक्विजिट का मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपने अगर जॉब लेनी है तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो हम इसमें इंग्लिश में 5 एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, वो है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड डिबेटिंग। ठीक है, 5 एस्पेक्ट, पांचों अगर पांचों ही आने चाहिए। ये नहीं कि किसी को अगर लिखना आ गया तो बोलना नहीं आ रहा तो वो इंग्लिश कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए ये पांचों एस्पेक्ट्स हम इसमें कवर करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। थोड़ा जैसे मैंने बोला है थोड़ा मुश्किल आएगी शुरू में, लेकिन आप सीख जाएंगे। कुछ बच्चे जिनको मैं पढ़ाता था वहाँ, वो अच्छा सीख गए हैं, बोलते भी हैं। तो इंग्लिश होगी। फिर उसके बाद है अर्थमेटिक। वैसे मैंने यहाँ पर मैथ लिखा है, लेकिन अर्थमेटिक इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि एक उसकी ब्रांच है अर्थमेटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है वो अर्थमेटिक है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है। जो स्कूल में पढ़ाते हैं आपको ज्योमेट्री, अलजेब्रा, वो किसी के काम नहीं है, किसी के काम नहीं आता। वो मैंने सारा पढ़ा हुआ है, मैंने एमएससी की हुई है, तो वो किसी के काम नहीं आता। वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो जो ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वहाँ पर स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में तो शायद नहीं पढ़ाते, स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर जो साइंस पढ़ाते हैं बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपका, उसकी किसी को जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो जो उस स्ट्रीम में जाना चाहता है, मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम में, सिर्फ उनको जरूरत है। वो है सिर्फ 10% लोग हैं जो उस स्ट्रीम्स में जाते हैं। 90% जो जॉब्स हैं वो आपको बिना मेडिकल या नॉन मेडिकल किए मिल सकती हैं। जो मैनेजेरियल जॉब्स होती हैं, बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं। या और कई प्रोफेशन है, जैसे लीगल प्रोफेशन है, उसमें उसकी कोई जरूरत नहीं है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री की, कोई उसमें जरूरत नहीं है ये केमिस्ट्री और फिजिक्स की। तो वहां पर बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यू हैव टू फोकस ऑन द जॉब, जो जॉब में रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसमें मैथ लिखा है तो, लेकिन हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक, वो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अर्थमेटिक के साथ इस बुक में मैंने नहीं लिखा, लेकिन अर्थमेटिक जब आ जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सीखेंगे बिजनेस स्टैट्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स।
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब के लिए। तो वो आ गया मैथ्स में। फिर उसके बाद आ गया एक बहुत और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो अगला सब्जेक्ट है। उसके बाद है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज वो होनी बहुत ही ज़रूरी है। जनरल नॉलेज के साथ साथ आपको एक सब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं एक सब्जेक्ट आपको बताऊंगा आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे कि मैं सब्जेक्ट बताता हूँ आपको कि जैसे एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट इज़ ए कैप्टिव सब्जेक्ट टुडे, यानी कि अगर आपको एनवायरनमेंट के बारे में पता है, बाकी सारा ये इंग्लिश आती है, अर्थमेटिक आता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर आता है, तो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं आजकल। तो इसका जो पढ़ाई का मेरा तरीका है, तो उसमें जनरल नॉलेज यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज, और एक या दो सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन, उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, वो जो किताबों वाली वो नहीं है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो हमारा किताबों से थोड़ा सा हम दूर हटकर चलेंगे, वो स्कूल के किताबों को भूल जाइए। अगर आपने मेरी क्लासेस लगानी है तो यू हैव टू फॉरगेट अबाउट द स्कूल बुक्स, क्योंकि उससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। आपने देखा होगा किसी की जॉब नहीं लग रही है, ठीक है। अगर किसी की थोड़ी बहुत छोटी मोटी जॉब लग भी रही है तो उनको वो उस किताबों या उस स्कूल की पढ़ाई की वजह से नहीं लग रही। वो सिर्फ दे आर यूजिंग यू एज पेयर्स ऑफ लेग्स एंड पेयर्स ऑफ हैंड्स। सिर्फ आपको सिर्फ आपका दिमाग नहीं यूज कर रहे, हाथ और पैर यूज कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो पढ़े लिखे बंदे का दिमाग यूज होगा। तो इसलिए हमने उन बुक्स और उन उस स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई को बिल्कुल भूल जाना है। दैट एजुकेशन इज नॉट हेल्पिंग एनी वन, किसी को भी हेल्प नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये पांचवा। एक जो सब्जेक्ट है वो है, मैं जो बोल रहा हूँ, हिंदी। तो एक लोकल लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपका एक्सप्रेशन बनता है। जो आपने कहना है वो आप इजीली कह पाओगे। तो फिर अगर आपको इजीली कहना आ जाएगा, इजीली सुनना आ जाएगा, इजीली डिस्कस करना आ जाएगा, फिर आप उसके ऊपर इंग्लिश अप्लाई कर दीजिए। फिर इंग्लिश आप यूज करके उसी डिस्कशन को आप इंग्लिश में करेंगे। लेकिन उसका लोकल लैंग्वेज में आपका एक्सप्रेशन क्लियर होता है कि आपने कहना कैसे, ठीक है, क्या कहना है, कैसे सुनना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो सारा इंपॉर्टेंट है लोकल लैंग्वेज से। तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी दिल्ली में बैठा हूँ, यहाँ ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। अगर मैं जैसे चंडीगढ़ को बिलोंग करता हूँ, अगर पंजाब में बैठा हूँगा तो मैं पंजाबी बोलूँगा। तो पंजाबी मुझे अच्छी आती है, तो पंजाबी में मैं बात करूँगा तो उनको बच्चों को समझाने के लिए। लेकिन हिंदी इज़ अ काइंड ऑफ लिंगुआ फ्रैंका इन इंडिया, यानी कि ये ज़्यादातर हिंदी यूज़ होती है। किसी भी स्टेट में आप चले जाओ तो हिंदी बोलकर आप काम चला सकते हैं। तो हिंदी बहुत ज़रूरी है, जॉब के लिए हमें इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो ये है बुक में लिखा हुआ। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसमें है क्या। तो इसको हम, जैसे मैंने बताया, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क इसको हम बोलेंगे। कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क एक सिलेबस है। ये 5 सब्जेक्ट्स का एक सिलेबस है, ठीक है। जैसे आपके सिलेबस स्कूल में होता है वैसे ये सिलेबस है। तो इसमें लिखा हुआ है, द कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क curriculum is developed for those forward-looking schools, students, and parents who believe that the current education system in India is not quite helpful to ensure the right career for their children in the current knowledge-driven world. ये उन स्कूल्स या उनके पेरेंट्स या उन बच्चों के लिए है जो ये मानते हैं कि स्कूल की एजुकेशन से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है इस मॉडर्न वर्ल्ड में। मॉडर्न, ये जो वर्ड जिसमें हम रह रहे हैं, ये हर रोज बदल रहा है, इसमें नई नई चीजें आ रही हैं। लेकिन जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो पता नहीं 50 साल पहले कुछ बनाया होगा, किसी ने लिखा होगा। वो किताबों में भी इतनी गलतियां होती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो जो बनाया वो ही पढ़ाते जा रहे हैं बार बार। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो रशियन रेवोल्यूशन, पता नहीं क्या क्या उसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी, उसका आज की डेट में क्या कॉन्टेक्स्ट है, किसी को नहीं पता। किसी जॉब वाले को वो नहीं चाहिए। किसी जॉब वाले को वो केमिस्ट्री फिजिक्स जो वहां पर पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स जो पढ़ाते हैं, दैट इज टोटली ऑब्सोलीट। बहुत पुराना वो सिस्टम है।
ठीक है, उससे किसी को नौकरी नहीं लगेगी। सिर्फ उससे क्या होता है, ये जो पॉलिटिशियन, झूठे पॉलिटिशियंस हैं, ये सिर्फ वो कहकर कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा हो गया जी, ये कहते जा रहे हैं, कहते, झूठ है वो बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ उनको फायदा होता है, ना बच्चों को फायदा हो रहा है, ना पेरेंट्स को फायदा हो रहा है। और टीचर ज्यादातर स्कूलों में बहुत बेईमान है, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है। तो वो भी बच्चों को सच नहीं बताते हैं कि इस पढ़ाई से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं बहुत से यहाँ प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को मिलता रहा हूँ जब मैं स्कूल चलाता था। तो सब ने इन कॉन्फिडेंस दे हैव शेयर्ड विद मी दैट दिस स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनी स्टूडेंट। वो मानते हैं इस चीज को, लेकिन बच्चों को नहीं बताते, झूठे हैं, मक्कार हैं, टीचर्स भी और पॉलिटिशियंस भी। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को खुद समझना चाहिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, लोगों से जाकर पूछिए, किसी की जॉब नहीं लग रही, ठीक है, उस पढ़ाई से। तो इसलिए हमने ये चेंज किया। और ये जो है बुक, ये फंडामेंटल है, ये तो सबको ही सीखनी पड़ेगी, सबको सीखनी पड़ेगी। इवन मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स भी सीखें इसको, ताकि वो अपने बच्चों को ठीक ठीक तरह से गाइड कर सके। तो ये सबको सीखनी पड़ेगी। और जो आगे हम स्पेशलाइज्ड एजुकेशन करेंगे, दैट विल कीप चेंजिंग। हमें नहीं पता वो आगे क्या होगा। हमने जॉब के हिसाब से, आज अगर कॉल सेंटर्स की जॉब्स हैं तो हम कॉल सेंटर के हिसाब से पढ़ाएंगे। कल को किसी और तरह की, नई तरह की जॉब्स मार्केट में आ जाती है, तो हम अपना सिलेबस उसी वक्त चेंज कर देंगे। हम उस तरह से पढ़ाना शुरू कर देंगे। जिस जिस पढ़ाई की डिमांड है मार्केट में जॉब के लिए, उसी तरह से हम पढ़ाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है ये सरकारी जो है 50 साल पहला सिलेबस, वो उससे पढ़ाते जा रहे हैं और इसीलिए किसी को जॉब नहीं लग रही। हम बदल देंगे सिलेबस, नौकरी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो ये, लेकिन दिस इज द फंडामेंटल बुक, दीज आर द फंडामेंटल सब्जेक्ट्स विच एवरी स्टूडेंट मस्ट लर्न। सब स्टूडेंट्स को ये सीखने ही पड़ेंगे, इसके बिना हम चल नहीं सकते। जैसे वो होता है ना, बिल्डिंग कोई बनती है तो उसकी फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन के बिना कमरे नहीं बन सकते। तो फाउंडेशन तो हमें लगानी पड़ेगी ना वहां पर, जो वो जमीन खोद कर वो वहां पर सीमेंट और ब्रिक्स लगाते हैं, दैट इज फाउंडेशन। फाउंडेशन के बिना तो कमरे बन नहीं सकते। तो इसलिए हमें ये, दिस इज ए काइंड ऑफ फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है, उसके ऊपर हम वो पढ़ाई करेंगे जिससे आपकी जॉब लगे। तो ये थोड़ा सा है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं टू कनेक्ट एजुकेशन विद एम्प्लॉयबिलिटी। तो एजुकेशन है, उसको सीधा हमने जॉब के साथ जोड़ना है, उस तरह से पढ़ाई करनी है जिससे जॉब लगे, या बच्चा कोई अपना अच्छा काम कर सके। बिजनेस भी हो सकता है छोटा मोटा, जिससे, लेकिन अच्छा होगा, उससे अच्छे आपको, यू विल बी एबल टू अर्न गुड मनी आउट ऑफ दैट बिजनेस। तो ये बिजनेस भी हो सकता है या जॉब भी हो सकती है। टू फोकस ऑन स्किल्स डेवलपमेंट रादर देन ऑन प्लेन थ्योरी। तो ये स्किल्स डेवलपमेंट पर होगा। वो मैडमों या टीचर्स की तरह जो स्कूल में क्या है, वो दे डोंट टेल यू एनीथिंग अबाउट एजुकेशन। वो क्या करते हैं, बुक में जो लिखा है वही पढ़ा, वो बोलते जाते हैं, और उसका पर्सपेक्टिव क्या है पीछे, क्यों वो बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है, वो किसी बच्चे को नहीं वो बताते, ना ही उनको खुद को पता। उनको खुद को भी नहीं पता। वो वैसे ही जो बुक में लिखा है ना, वो बुक भी गलत है, और बुक में जो लिखा है वही बस बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, फिर उसको बच्चे को कहते हैं एग्जाम दे दो। सो दिस इज ए टोटली रॉन्ग पेडागोजी। यानी कि पढ़ाई का जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये तरीका। ठीक है, जो लिखा है उसी को बोलते जाओ बस। ठीक है, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो वी हैव टू कनेक्ट दिस एजुकेशन विद स्किल्स डेवलपमेंट। तो हमने आपकी स्किल्स डेवलपमेंट करनी है। तो दो तरह के होते हैं, मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये थोड़ा आगे चलकर बताऊंगा। सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स होती हैं। लेकिन आज की मॉडर्न मार्केट में पीपल वांट, जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको जॉब देनी है, वो चाहता है आपको हाइब्रिड स्किल्स हो। सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स से काम नहीं बनेगा। तो अब आपको हाइब्रिड स्किल्स चाहिए, तो उस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला है द टू टीच विद द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग फॉर अर्निंग। यानी कि हमने उस तरह से सीखना है कि हम अपना लाइवलीहुड, यानी कि अपने पैसे कमा सके, लर्निंग के बाद इमीडिएटली पैसे कमा सके। तो हमने वहां क्या शुरू किया था,
कि जो बच्चे वहाँ पर मेरे पास स्कूल में आते थे, तो हम उनके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते थे, लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स। मेरे पास पैसे इतने नहीं थे, मैं तो अपनी सैलरी निकाल कर ही यूज़ करता हूँ वहाँ पर स्कूल चलाने के लिए। तो वहाँ पर लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स, तो हम ऐसे जैसे पेन स्टैंड्स होते हैं या बास्केट्स होती हैं वो लकड़ी की, वो बनाकर बहुत अच्छी हैं, वो शायद इस पर पड़ी भी हुई है मेरे साइट के ऊपर। तो वो बनाकर मैं उनको फिर बताता था कि इसकी मार्केटिंग और सेल्स कैसे करनी है। तो इस उसमें जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर एजुकेशन में उनको मैं बताता था एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, उसको बोलते हैं हम ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो उनको मैं वो सिखाता था, उस पर मैंने खुद भी काम बहुत किया हुआ है। तो ईआरपी उनको सिखाता था, तो उससे उनको पता चलता था कि प्रोडक्ट्स बनाने कैसे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, फिर उसको मार्केट में लेकर कैसे जाना है, उसकी प्रमोशन कैसे करनी है, उसको बेचना कैसे है, वो सारा मैं उनको बच्चों को सिखाता था। सो दिस इज लर्निंग फॉर अर्निंग। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल है, जब आपको ये फंडामेंटल्स आ जाएंगे देन यू विल बी एबल टू लर्न ईआरपी ऑल्सो। तो उसके बाद है, हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट इस एजुकेशन का है, दैट इज टू क्रिएट ए मॉरली साउंड सोसाइटी। यानी कि बेईमान लोगों की सोसाइटी नहीं हमने बनानी, हमने ईमानदार और अच्छे लोगों की सोसाइटी बनानी है, लोग वहाँ पर अच्छे हों, वो सबसे जरूरी है। जितनी मॉरल सोसाइटी होगी उतनी ही लर्निंग भी अच्छी होगी, और जो प्रॉस्पेरिटी है सोसाइटी में वो भी तभी आ सकती है। अदरवाइज आप देख लीजिए सब लोग सफर कर रहे हैं, यानी कि दुख 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 में है। ठीक है, वो इसलिए है पीपल आर नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, तो हमने वो सिखाना। तो आगे है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन फॉर द एंटायर लर्निंग लाइफ। पूरी जो पढ़ाई है वो टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेट, यानी कि टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बेस्ड होगी। यानी कि जैसे हम अभी भी मैं यूज कर रहा हूँ, तो आई एम यूजिंग टेक्नोलॉजी टू टीच यू दीज लेसन्स। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट ही है आगे, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी की यूज यानी कंप्यूटर्स का यूज होना बहुत जरूरी है। तो ये टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन होगी। और एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगी, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है दैट इज नॉट प्रॉपर इंग्लिश। ठीक है, उनका कोई हिसाब ही नहीं है। यानी कि इंग्लिश के बहुत से रूल्स होते हैं। ठीक है, इंग्लिश को लिखने के लिए स्टाइल गाइड्स होती हैं, वहां पर स्कूल में कुछ नहीं बताते स्टाइल गाइड्स क्या है। तो अगर आपको उस तरह से मेथोडिकली यू डोंट लर्न इंग्लिश, तो आपकी वो जो इंग्लिश की नॉलेज है वो जॉब वालों को उसकी जरूरत नहीं है, उससे जॉब वाले आपको अपॉइंट नहीं करेंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश आती है आती है आती है आती है आती है, लेकिन जब वो जॉब लेने जाते हैं देन दे कोलैप्स। तो उनको वो जो इंग्लिश है उससे जॉब नहीं मिल सकती। तो हम प्रॉपर मेथोडिकल इसको इंग्लिश को सीखेंगे। तो मैं आपको वो भी बताता हूँ, मैंने इंग्लिश की भी एक अलग से बुक लिखी हुई है, वो थोड़ा सा एडवांस्ड इंग्लिश है, तो इमीडिएटली हम नहीं सीखेंगे, वो थोड़ी देर के बाद वो सीखेंगे। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि हम ये जो पढ़ाई है पूरी जॉब के हिसाब से करेंगे। यहाँ उल्टा क्या हो रहा है स्कूलों में, वो आपको पढ़ा रहे हैं फिर कहते हैं जॉब जाकर ढूंढिए, लेकिन उस पढ़ाई से जॉब वालों को उसकी जरूरत नहीं, एम्प्लॉयर्स को उसकी जरूरत नहीं है। तो ये उल्टा काम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, जिस पढ़ाई की एम्प्लॉयर्स को जरूरत है वो पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं आप? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये थोड़ा मैंने आपको बताया। अब एक मैं चीज और आपको बताना चाहता हूँ, जिस जो मैंने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखी हुई है, से नो टू प्राइवेट ट्यूशन। यानी कि प्राइवेट ट्यूशन वाले जो हैं ये बहुत और भी मकार हैं। पहले तो टीचर बेईमान है, फिर ये प्राइवेट ट्यूशन वाले। ट्यूशन में एक पैसा भी ना खर्च कीजिए, क्योंकि अगर स्कूल वाली पढ़ाई को वो रिपीट करते हैं, अगर स्कूल वाली पढ़ाई से आपको जॉब नहीं मिल रही तो उस पढ़ाई को ट्यूशन में रिपीट करके कैसे मिल जाएगी वो जॉब। तो आप ये समझिए
कोई आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। तो डोंट रिपीट दिस स्कूल एजुकेशन इन दिस प्राइवेट ट्यूशंस। प्राइवेट ट्यूशन में किसी के पास ना जाइए, और कोई अगर आपके साथ में है वो जा रहा है उसको भी बंद करवाइए, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आगे अब ये आ, तो हम अब शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, मॉरल एंड बिहेवियरल एजुकेशन, फिर इंग्लिश है, फिर अर्थमेटिक है, क्या क्या उसमें है ये सारा इसमें लिस्ट में दिया गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर है ये सारे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिर जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज इसमें थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, लेकिन दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट, वो हर रोज चेंज होता रहता है। जनरल नॉलेज हमें करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज हर रोज सीखने पड़ते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसको सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ये फंडामेंटल जो फाउंडेशन है वो पहले होनी चाहिए। तो इसमें मैंने लर्निंग डेज वगैरह लिखा है, क्योंकि वहां पर हम स्कूल में 6 दिन पढ़ाते थे, तो वो लिखा। लेकिन अब थोड़ा सा ये हो सकता है चेंज हो जाए ऑनलाइन में। बाकी यहाँ एग्जामिनेशन का लिखा है कि एग्जाम कैसे होंगे, वो लिखा हुआ है। तो अब ये हम मैं अब ये इससे शुरू करते हैं, मॉरल एंड बिहेवियरल एजुकेशन, यानी कि नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा। तो ये क्लास के लिए बनाया हुआ है, लेकिन आप इसको यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी इसको मानकर अपनी ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं ऑनलाइन शुरू कर दूंगा, एक बोर्ड वगैरह यहाँ पर कहीं पीछे ऐसे लगाने की कोशिश करूंगा कि बोर्ड पर वो पढ़ा सकूँ अगर बच्चे ज़्यादा होंगे। अदरवाइज आई विल मेक दिस वीडियोस एंड यू कैन वॉच दिस वीडियोस एट योर ओन कन्वीनियंस। तो सबसे पहले है ऑलवेज बी पंक्चुअल एंड रेगुलर। इसका मतलब है कि समय का सम्मान करो और क्लास में रोज समय पर आओ। जैसे मैं ये बोल रहा हूं आप लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक एक लगा लीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स की ऐसे होती है। ये मैं वहाँ खरीदता था बच्चों के लिए भी, ये 5 रुपए की आती है नोटबुक ऐसे। तो ये लगा लीजिए, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की इसके ऊपर लिख लीजिए कि ये सब्जेक्ट ये है, ये है। जब ये भर जाए तो नहीं लगा लीजिए, 5 रुपए की आती है, या 10 की भी आती होगी तो 10 वाली ले लीजिए। लेकिन जो जो मॉरल एंड बिहेवियरल है ये छोटा सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये 5 वाली भी चल जाएगी। जैसे इंग्लिश है उसमें 10 वाली आपको लेनी पड़ेगी, थोड़ी बड़ी बुक लेनी पड़ेगी, नोटबुक लेनी पड़ेगी। ठीक है, अर्थमेटिक में भी बड़ी लेनी पड़ेगी। तो ये सबसे पहले है ऑलवेज बी पंक्चुअल एंड रेगुलर, यानी कि आपने जहां भी जाना है, चाहे ये क्लास में आना है या ऑफिस में जाना है या किसी के घर में जाना है, जो टाइम दिया हुआ है उसके ऊपर ही जाना पड़ेगा। और क्लास जो है ये रेगुलर लगानी पड़ेगी। ये बच्चे जो हैं वहां पर आते थे, मेरे पास 300-400 बच्चे आते थे वहां पर ये स्कूल जाना है, उनकी 400 बच्चों के करीब की रजिस्ट्रेशन हुई थी। लेकिन मैं वहां पर अगर कोई एक महीने में 3 से ज्यादा छुट्टियां करता था तो उसको मैं नाम काट देता था उसको, क्योंकि ये पढ़ाई का फायदा ही नहीं है। ठीक है, वो सारा एवरी पर्पस ऑफ दिस एजुकेशन विल गेट डिफीटेड इफ यू आर नॉट रेगुलर इन द क्लास। ठीक है, मैं खुद जितनी मर्जी बारिश हो, बरसात हो, आंधी चल रही हो, तूफान हो, मैं हर स्कूल में जाता था, सब बच्चों को वहां पता है। खुद मैं बीमार भी हूं तब भी मैं स्कूल में जाता था। ठीक है, तो इस तरह से मैं बच्चों से भी एक्सपेक्ट करता था कि वो भी आए, क्योंकि ये लाइफ का क्वेश्चन है, आपके पूरी आपकी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर मैं आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हैं। कोई शादी, कोई बर्थडे पार्टी, कोई और चक्कर में अभी ना पड़िए। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर एजुकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये रेगुलर आना है, तो इस वहां पर मैं नाम काट देता था। और यहाँ पर ये अब ऑनलाइन है तो आपने अपने आप देखना है, तो आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन योर प्रेजेंस इन द क्लास। तो आपको अपने आप ही ये रेगुलरली सीखना है। ठीक है, अगर हम ऑनलाइन शुरू करेंगे, इंटरेक्टिव शुरू करेंगे, फिर आपको रेगुलर आना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पर अटेंडेंस भी लगाऊंगा। ठीक है,
3 दिन की छुट्टी होती थी तो नाम काट देता था वहां से। और अगर कोई प्रॉपर काम नहीं करके आता था, घर सबको पता वहां पर, उनका भी नाम काट देता था। ठीक है। तो आपने रेगुलर होना और पंक्चुअल होना है। नेक्स्ट इज ट्राई टू वियर फॉर्मल ड्रेस व्हाइल कमिंग टू अटेंड द क्लास। तो जब क्लास में आना है, कोशिश कीजिए कि साफ कपड़े डाल कर आइए। तो इस तरह से ही जब आपने घर में भी अपने ये क्लास अटेंड करने के लिए बैठना है, ये कोशिश कीजिए आप स्कूल की क्लास में बैठे हुए हैं। तो इसलिए प्रॉपर जो ड्रेस है वही उसी से बैठी, उससे आप अलर्ट रहते हैं क्लास में। ठीक है। सिट प्रॉपरली इन द क्लास। चाहे आप ऑनलाइन ये पढ़ रहे हैं, चाहे वहां क्लास में आते थे बच्चे, तो मैं उनको कहता था कि प्रॉपरली बैठना है, ऐसे नहीं टेढ़े मेढ़े ऐसे होते रहना या छत की तरफ देखते रहना। यू हैव टू फोकस ऑन द टीचर एंड द बोर्ड। ठीक है। डोंट मेक नॉइस इन द क्लास, यानी कि क्लास में शोर भी नहीं करना है। तो वहां पर वो जो स्कूल में बच्चे बहुत शोर करते थे, तो उनको मैं ये सिखाता था कि ये शोर बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप शोर करेंगे तो आपका पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज रेज योर हैंड टू आंसर। तो आपने जब ऐसे नहीं सबने बोलना शुरू कर देना, जब आपने क्लास में कुछ पूछना है या बताना है, यू हैव टू रेज योर हैंड कि आई वांट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूं या चाहती हूं। तो हाथ उठाना। ठीक है पहले, फिर आपको अलाउ किया जाएगा कि आपने क्या जो भी बोलना है। तो यहाँ पर भी ऑनलाइन में भी अगर हम करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक वहाँ पर आइकन होता है, तो बटन होता है, उसको दबाएंगे तो आपका हैंड रेज हो जाएगा। तो टीचर विल कम टू नो दैट यू वांट टू से समथिंग। तो पूरा डिसिप्लिन हमने क्लास में रखना है, शिष्टाचार, शिष्टाचार ही शायद कहते हैं। ऑलवेज कंप्लीट द वर्क गिवन फॉर होम। जो घर के लिए काम दिया गया है वो हमेशा करना है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये तो है, दिस इज अ काइंड ऑफ तपस्या, ये आपको उस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है। ताकि आप पढ़ाई के बाद ऐसे जैसे सड़कों के ऊपर ये लोग घूम रहे हैं स्कूल कॉलेजेस वाले, ऐसा ना करें। आप कोई अच्छा काम करें इसके बाद। तो इसलिए आपको जो काम दिया जाता है घर के लिए, वो आपने प्रॉपर करना है। वो जो नोटबुक्स हैं उसके ऊपर कुछ बोलने वाला काफी काम होगा, बोलकर करना है वो। और जो लिखने वाला है वो लिख कर करना है। अगले दिन मैं पूछूंगा आपसे कि आपने क्या किया। जब अब ये इंटरेक्टिव नहीं है, तब आपको ईमेल के ऊपर मेरे को भेजना पड़ेगा काम के, ये आपने काम किया है अपने घर से। ऑलवेज स्पीक लाउडली विद कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर आस्क्ड टू स्पीक। जब आपको बोलने के लिए कहा जाता है, तो वहां पर क्या था, बच्चे मैं देखता था ऐसे मुंह नीचे करके ऐसे कुछ कुछ ऐसे बोलते थे, और दे वर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो बोल नहीं पाते थे, बोलते नहीं थे। सिर्फ एक दो बच्चे ही बोलते थे, बाकी कोई बोल नहीं पाता था, चाहे उनको आता है या नहीं आता। दे वर नॉट एबल टू स्पीक। तो मैं कहता था चाहे आता है आपको या नहीं आता, आपको बोलना जरूर है। तो बोलना आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब भी आपसे क्लास में पूछा जाए, तो आपने खड़े होकर लाउडली, ऊंचा बोलना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो आपने ऊंचा बोलना है, मेरा नाम जो भी है आपका। ठीक है। वो ऊंचा ऐसे बोलना है। तो ये आज के लिए क्लास नॉर्म्स इसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपको आने बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है, हमने क्लास नॉर्म्स तक आज पढ़ लिया है। तो इस वीडियो को मैं अब YouTube के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो आपने YouTube के ऊपर आकर इसको देखना है। तो मैं उसका बुक का लिंक भी, जो ये वाली बुक है, जो ये जो PDF में यानी कि इंटरनेट पर है, इसको भी आप डाउनलोड करके बाजार में जाकर प्रिंट करवा लीजिए। ठीक है। तो कुछ सस्ते प्रिंट प्रिंट करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर जाकर पता कर लीजिए अपने पेरेंट्स से या किसी से कि ये सस्ती कहाँ से बुक प्रिंट हो सकती है। तो वहाँ पर जाकर इसको प्रिंट करवा लीजिए। तो जब मैं ऐसे पढ़ाऊँ तो आप बुक खोलकर अपनी घर में बैठ जाइए। मैं यहाँ पर बुक से पढ़ाऊंगा, आप घर में अपना कर लीजिए। और कभी कभी मैं जैसे जब जहाँ जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे ये अभी बोर्ड तो मेरे पास अभी नहीं लगा सकता यहाँ, तो ऐसे करके मैं इससे लिख कर आपको बताऊंगा। जैसे मैंने मान लीजिए आपको बताना है कि रीड लाउडली।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐसे, रीड लाउडली, ऐसे करके। तो आप इसको देख सकते हैं आप। तो ऐसे में इसको यू कैन कंसिडर दिस एज ए वाइट बोर्ड। तो इसको हम बोर्ड की तरह ऐसे यूज करेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लेसन में इतना ही है। यू कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑन दिस कंस्ट्रक्टिव करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव करिकुलम फ्रेमवर्क है, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क, ये जो है, इसका ये आपका पहला लेसन है, यानी कि इस बुक का फाउंडेशन का, फंडामेंटल एजुकेशन का ये पहला लेसन है ऑन January 3, 2022। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी आप मेरा फ़ोन नंबर वहाँ से देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू, लेकिन थोड़ा मेरे को कम ही फ़ोन कीजिए, जब बहुत ज़रूरत हो तभी कीजिए, अदरवाइज़ यू राइट। अपने हिंदी में भी लिख सकते हैं, उसी यूट्यूब के वीडियो के नीचे वो अपना कांटेक्ट और यानी कि मोबाइल वगैरह देकर वहीं लिखिए कि मुझे ये समझ नहीं आया या मेरे को ये पता नहीं चला। तो मैं अगले वीडियो में उन सारे जो क्वेरीज हैं उनको पहले कवर करूंगा, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इस तरह से कोई सिस्टम बनाते हैं जिससे न्यू फॉर मी ऑल्सो। तो इसलिए अगर आप इसको, आपको कन्वीनियंट लगे तो इसको ऐसे सीखिए। ठीक है, तो आज के लेसन में इतना ही है। तो बाकी जब नेक्स्ट होगा, दैट विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, तो यूट्यूब के ऊपर मैं उसको भी डाल दूंगा। थैंक यू।